अब हम एलसीआर सर्किट में रेजोनेंस से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, कुछ पैरामीटर्स हैं जिनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, जैसे शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस और क्वालिटी फैक्टर, उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको करंट वर्सेस ओमेगा का ग्राफ दिया हुआ है और इस ग्राफ में आप देख सकते हो कि जो वेरिएशन है वो वेरिएशन आपका रेजिस्टेंस के साथ बदल रहा है। यहाँ पे आपका फ्लैट कर्व है, अगर आपका रेजिस्टेंस R1 है, फिर थोड़ा शार्प है जब R2 है और फाइनली जब R3 है। आप यहाँ से देख सकते हो कि जब छोटे से छोटा रेजिस्टेंस आपके पास है तो आपकी जो शार्पनेस है वो ज़्यादा है, यानी क्वालिटी फैक्टर बढ़ जाता है जब हम रेजिस्टेंस को कम करते हैं। दूसरा ग्राफ हमें इम्पीडेंस वर्सेस ओमेगा का है, जो ये बताता है कि जब हमारा Z R के बराबर होता है तो वो इम्पीडेंस की मिनिमम वैल्यू होती है, और वो कब एग्जिस्ट करती है, जब रेजोनेट फ्रीक्वेंसी हमारा सर्किट अटेन कर लेता है, यानी 1/√LC। इसके अलावा सीरीज LCR सर्किट में अगर वोल्टेज लीड कर रहा है करंट को, तो हमें या तो L को डिक्रीज करना होगा या C को डिक्रीज करना होगा, और अगर वोल्टेज लैग बिहाइंड कर रहा है तो भी हमें C और L में से किसी एक को इंक्रीज करना होगा। आप समझ ही गए होंगे कि XL माइनस XC का जो डिफरेंस है उसको ज़ीरो करने के लिए हमें इन वैल्यूज़ के साथ चेंजेस करने हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा, क्वालिटी फैक्टर जो है वो रिप्रेजेंट करता है शार्पनेस को, ट्यूनिंग की, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारे रेजिस्टेंस के। क्वालिटी फैक्टर हमसे पूछ लिया जाता है, इसका फॉर्मूला हमें याद रखना है 1/√L/C। LCR सर्किट के बाद हम देखते हैं सीरीज LR सर्किट। तो अब LR सर्किट में क्या होगा कि आपका इम्पिडेंस केवल दो फैक्टर पर डिपेंड करेगा, वन इज XL, वन इज R, और रिजल्टेंट इम्पिडेंस क्या हो जाएगा, इन दोनों का वेक्टर सम, जो कि 90 डिग्री पे होंगे। रीजन बीइंग कि आपका एक्सेल जो है वो वोल्टेज को करंट से 90 डिग्री आगे रखेगा। तो दो वेक्टर जब 90 डिग्री पे होते हैं तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, वही फंडामेंटल हमने यहाँ पर यूज़ किया है। यहाँ पे वोल्टेज का फॉर्मूला भी हम निकाल लेंगे। अगर हमसे करंट इन सर्किट पूछा जाए तो उसको हम V/Z से निकालेंगे, जैसे V/R करते हैं वैसे ही V/Z। बस Z क्या है, इम्पिडेंस है, जो हमें ये बता रहा है कि रिजल्टेंट इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड इंडक्टर क्या होगा। कॉस फाई यानी पावर फैक्टर हमें निकालना है, तो R/Z होता है। तो आपका बेसिक फार्मूला नहीं बदलेगा, R/Z ही रहेगा। बस सर्किट बदलने के साथ आपके इम्पिडेंस की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अगर आपसे फेज एंगल पूछा जाता है तो इट्स वेरी सिंपल, XL/R। LCR सर्किट में आपको याद होगा ये XL माइनस XC का मॉड अपॉन R था। ऑब्वियसली वोल्टेज लीड करेगा करंट को, पर 90 डिग्री से नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस उसको सेम फेज में रहने के लिए मजबूर करेगा और इंडक्टर उसको 90 डिग्री आगे चलने के लिए कहेगा। इन केस ऑफ सीरीज CR सर्किट क्या होगा, अब वोल्टेज 90 डिग्री पीछे रहने की कोशिश करेगा, रेजिस्टेंस सेम फेस में रखने की कोशिश करेगा, तो वोल्टेज लैग तो करेगा लेकिन 90 डिग्री से लैग नहीं करेगा। कितने से करेगा, फाई इक्वल टू tan इनवर्स XC/R। कॉस फाई यानी पावर फैक्टर का फॉर्मूला फिर से R/Z ही रहेगा, लेकिन अब Z की वैल्यू √R² प्लस XL की बजाय XC का स्क्वायर हो जाएगी। फंडा वही है जो हमने LR सर्किट में देखा था। इसके अलावा सीरीज LC सर्किट, यानी अब कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, इसको ऑसिलेटरी सर्किट भी बोलते हैं। इसमें वोल्टेज जो है उसको हम VL माइनस VC। तो आपने LCR सर्किट में जो L और C का पार्ट देखा था, ये सब कुछ वैसा ही है। इम्पिडेंस विल बी डिसाइडेड बाय द रिजल्टेंट, दैट इज XL माइनस XC। फेज डिफरेंस क्या होगा, तो फेज डिफरेंस होगा आपका 90 डिग्री। जब XL बराबर XC हो जाएगा तब क्या होगा, उस सिचुएशन में आपका इम्पिडेंस जीरो हो जाएगा, क्योंकि रेजोनेट फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। समझ में आ रहा है, ये इम्पिडेंस क्या हो गया, जीरो। ये LCR सर्किट नहीं है, ध्यान दीजिए, ये LC ऑसिलेशन सर्किट है। LC ऑसिलेशन सर्किट हम EM वेव्स में भी पढ़ते हैं कि एक बार L चार्ज होता है, मतलब L में एनर्जी स्टोर होती है, फिर वो C को देता है, फिर C चार्ज होता है, फिर वो डिस्चार्ज होता है। इस तरीके से ऑसिलेशन होता रहता है। अब बात करते हैं पावर इन AC सर्किट की, जिसके बारे में हमने हल्की फुल्की बात पहले करी थी। तो देखिए, पावर के लिए पहले हमने EMF का फॉर्मूला लिखा। एवरेज पावर निकालनी है तो हम जानते हैं V इंटू आई, यानी वोल्टेज इंटू करंट। इसको हम एवरेज करेंगे पूरे इंटरवल के लिए, तो यहाँ पे बाहर T ले लेंगे। करंट का इक्वेशन हमारे पास है, ये मानते हुए कि करंट जो है वो वोल्टेज से थोड़ा सा लीड कर रहा है और दोनों के बीच में फेस एंगल कितना है, फाई है। तो अगर हम एवरेज पावर निकालते हैं तो वो कितना आता है, इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर इंटीग्रेशन की हमें एवरेज वैल्यू मिलती है E0I0/2 cos फाई। यहाँ पे E0/√2 लिख सकते हैं, I0/√2 लिख सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या है,
इससे ई नॉट बाय रूट टू बन जाएगा एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज, आई नॉट बाय रूट टू बन जाएगा एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। तो पावर एवरेज को आप क्या लिखोगे, सिंपली V इंटू आई की जगह V एवरेज आई एवरेज कॉस फाई। प्योर रजिस्टर के केस में फाई क्या होता है, जीरो। क्यों होता है, पहले भी बता चुका हूं, करंट और वोल्टेज सेम फेज में रहते हैं। तो उस केस में पावर एवरेज क्या होती है, ई नॉट आई नॉट बाय टू। प्योर इंडक्टर और कैपेसिटर के केस में पावर एवरेज क्या होती है, जीरो। क्यों, क्योंकि उस केस में आपका या तो वोल्टेज 90 डिग्री से लीड करता है या करंट। दोनों ही केस में फाई की वैल्यू 90 हो जाती है, कॉस फाई जीरो हो जाता है। तो पावर एवरेज क्या हो जाता है आपका, जीरो। पावर कंज्यूम जो होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ आई वी साइन फाई के होता है। इसको हम वॉटलेस कंपोनेंट कहते हैं। एक्चुअली आपका करंट जो है वो आपके ईएमएफ के साथ में एंगल बना रहा है फाई। इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा कॉस फाई, एक होगा साइन फाई। तो आप देख सकते हो कॉस फाई सेम फेज में है, साइन फाई जो है वो 90 डिग्री फेज बाहर है। तो ये आपको कोई पावर नहीं देगा, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, वॉटलेस कंपोनेंट कहते हैं। कॉस फाई वंस अगेन रिमाइंड कराया जा रहा है कि क्या है, पावर फैक्टर है। सीरीज एलसीआर सर्किट के केस में क्या होता है, हमारी एवरेज पावर का फॉर्मूला तो यही रहता है, लेकिन यहाँ पे कॉस फाई की जो वैल्यू है उसको हम R बाय जेड से रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला बदल के ये भी हो सकता है। तो दीज आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फॉर्मूला। रेजोनेंस के केस में क्या होता है कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अटेन हो जाती है, Z बराबर R हो जाता है। Z बराबर R हो जाएगा तो कॉस फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। यानी इस केस में पावर क्या होगा, मैक्सिमम। तो सीरीज एलसीआर सर्किट के केस में पावर एवरेज मैक्सिमम कब होता है, जब रेजोनेंस अटेन होता है। इसलिए रेजोनेंस जो है वो इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि सोर्स की डिलीवर की हुई पावर मैक्सिमम हमारे सर्किट को रिसीव होती है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के अलावा फ्रीक्वेंसीज जो हम लेते हैं उनमें पावर कंज्यूम क्या होता है, हमारा लेस होता है। इसके अलावा आपने रेजोनेंस का ऊपर ग्राफ देखा तो आपने उसमें देखा होगा, इस वाले ग्राफ की बात मैं कर रहा हूं, यहां पे क्या है कि आपकी एक तो फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है जिसमें आपको क्या मिल रहा है, करंट का पीक वैल्यू मिल रहा है, क्योंकि इंपेडेंस की वैल्यू क्या है, मिनिमम है। इसके अलावा दो फ्रीक्वेंसीज और होती हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, जिनको कहते हैं हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, जहां पर कि आपकी पावर क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। तो इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो यूनिक फ्रीक्वेंसी है। उसके अलावा हमारे करंट की हर वैल्यू के लिए दो फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करती हैं। ये जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज हमने मार्क की हैं, इन फ्रीक्वेंसीज के लिए हमें पावर क्या मिलती है, हाफ। हाफ किसका, मैक्सिमम का हाफ मिलता है। तो एट ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 1 और ओमेगा 2 हमारी जो पावर है वो हाफ द मैक्सिमम पावर होती है। मैक्सिमम पावर आपको याद है ईवी आई वी, एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, क्योंकि कॉस फाई 1 हो जाता है मैक्सिमम पावर के केस में। तो मैक्सिमम पावर को हम आई स्क्वायर मैक्स आर भी लिख सकते हैं, क्योंकि इंपिडेंस क्या हो गया, जेड के इंपिडेंस क्या हो गया, आर के बराबर, क्योंकि एक्सएल बराबर एक्सी हो गया। तो हाफ पावर क्या हो जाएगी, मैक्सिमम पावर को डिवाइड बाय 2 कर दीजिए। आई मैक्स को हम आई मैक्स बाय रूट 2 का होल स्क्वायर करके आर से मल्टीप्लाई कर दें। तो इसका मतलब ये हुआ कि पावर हाफ कब होती है, जब हमारा करंट मैक्सिमम वैल्यू का रूट 2 टाइम्स रह जाता है। मैक्सिमम करंट को हम क्या लिखते हैं, एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज डिवाइड बाय आर, और एवरेज वैल्यू ऑफ करंट को हम क्या लिखते हैं, एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज डिवाइड बाय जेड। ये डिफरेंस क्यों आया है, क्योंकि आपके करंट की मैक्सिमम वैल्यू तब होगी जब आपका इंपेडेंस रेजिस्टेंस के बराबर होगा। अदरवाइज एवरेज वैल्यू ऑफ करंट विल बी गिवन बाय ईवी बाय जेड, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट विल बी गिवन बाय ईवी बाय आर। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप I बराबर आई मैक्स बाय रूट 2 को जब इक्वेट करेंगे तो क्या होगा, आपका वैल्यू कैंसिल आउट होके आपको Z बराबर क्या देगा, R रूट 2। यानी जब आपके इंपेडेंस की वैल्यू R रूट 2 होती है तब आपकी हाफ पावर अटेन होती है इन फ्रीक्वेंसीज के लिए। और इस सिचुएशन में जब आपका इंपेडेंस R रूट 2 के बराबर होता है तो आपका XL माइनस XC बराबर किसके होता है, R। तो इनमें से किसी भी पॉइंट पर हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फॉर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू बताओ, आई मैक्स का वैल्यू बताओ, करंट का वैल्यू बताओ, इंपेडेंस का वैल्यू बताओ, या एक्सएल माइनस एक्सी का वैल्यू बताओ। क्वालिटी फैक्टर या शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रेजोनेट फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, मतलब ये जो इन दोनों का डिफरेंस है वो।
और यही हमें किसके बराबर मिलता है, 1/r√L/c के, क्योंकि ω2 माइनस ω1 किसके बराबर मिलता है, R/L, जिसको कि हम बैंड विड्थ भी कहते हैं। तो ये सब फॉर्मूला बेस है जिस पर कि आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वॉटलेस करंट का छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं। मैंने आपको बताया करंट का वो पार्ट जो कोई पावर कंज्यूम नहीं करता सर्किट में, उसको हम क्या कहते हैं, वॉटलेस करंट कहते हैं। ये कौन सा कंपोनेंट होता है, जो हमारे वोल्टेज के परपेंडिकुलर होता है। एज द कंपोनेंट ऑफ IV sin phi मेक्स नो कंट्रीब्यूशन टू द कंजम्पशन ऑफ पावर इन द AC सर्किट, देयरफॉर दिस कंपोनेंट इज कॉल्ड द वॉटलेस कंपोनेंट ऑफ AC। इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। हमें दिया है I बराबर 2√T एम्पियर, तो हमें पूछा है एवरेज एंड RMS वैल्यू ओवर T इक्वल टू 2 to 4 सेकेंड। तो I का इंस्टेंटेनियस वैल्यू दिया है, एवरेज और RMS वैल्यू हमसे पूछा है। तो एवरेज वैल्यू कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया था 2√T dt। इसे इंटीग्रेट करेंगे, डिवाइड करेंगे इंटरवल से टाइम के, कहाँ से कहाँ तक, 2 से 4, 2 से 4। इसमें 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा √T, यानी t की पावर हाफ का इंटीग्रेशन क्या होगा, t की पावर 1/2 + 1 यानी t की पावर 3/2। नीचे dt का इंटीग्रेशन क्या देगा, t। सॉल्व करने पर ये हमें मिलेगा 2/3 8 - 2√2। इसके बाद RMS निकालना है, तो RMS क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर। तो पहले अपनी इंस्टेंटेनियस वैल्यू का स्क्वायर कीजिए, फिर इसका मीन लीजिए। तो मीन लेंगे इसका, ठीक है, और इसके बाद मीन लेने का तरीका आपको समझ में आ गया। इसके बाद क्या करना है, रूट लगा देना है। इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 2√3 एम्पियर। अब अगले क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, इक्वेशन ऑफ करंट इन AC सर्किट I = 4 sin 100πt + π/3। हमसे पूछा है RMS वैल्यू बताओ, पीक वैल्यू बताओ, फ्रीक्वेंसी बताओ, इनिशियल फेज बताओ, करंट एट T = 0 बताओ। तो देखिए इनिशियल फेज तो यहाँ से दिख रहा है π/3 है, पीक वैल्यू हमें दिख रही है कितनी है, 4 है, क्योंकि I0 बराबर sin ωt + phi के साथ कंपेयर करेंगे तो हम ये सारी चीज़ें तो इनिशियली निकाल ही सकते हैं। RMS वैल्यू का फॉर्मूला आपको पता है, RMS वैल्यू आपका होता है I0/√2 यानी पीक वैल्यू डिवाइड बाय √2, तो 4/√2। फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो आपको यहाँ से ओमेगा कितना दिया हुआ है, ओमेगा 100π दिया हुआ है, ये बराबर होता है 2πf के। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई यहाँ से, 50। करंट की वैल्यू T = 0 पे पूछी है, तो T = 0 पे निकालेंगे तो कितना आएगा, I = 4 sin π/3। π/3 का मतलब 60 डिग्री, साइन 60 का वैल्यू √3/2, तो 4 × √3/2 कितना हो गया, 2√3 एम्पियर। अगले क्वेश्चन में हमें कहा है फेज डिफरेंस बिटवीन E एंड I इज π/4, फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज, देन कैलकुलेट टाइम डिफरेंस। तो देखिए हम जानते हैं 2π का फेज डिफरेंस यानी 1 टाइम पीरियड, तो यूनिट डिफरेंस T/2π, तो हमें दिया है π/4, तो π/4 के फेज डिफरेंस के लिए टाइम डिफरेंस कितना हो जाएगा, T/2π × π/4, ये कितना आ जाएगा, T/4। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो टाइम कितना हो गया, 1/50, 1/50 × 1/4, सॉरी 1/8, तो 1/8 यहाँ भी आएगा, 1/8 × 1/50। अगले क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, इंडक्टिव रिएक्टेंस एक कॉइल का पूछा है, करंट जा रहा है 20 मिली एम्पियर का, वोल्टेज अक्रॉस इट इज़ 100 वोल्ट। तो पूछा है कि इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना होगा। तो हम जानते हैं जैसे V बराबर IR वैसे ही V बराबर IXL इन केस ऑफ प्योर इंडक्टिव सर्किट। तो XL का वैल्यू क्या हो जाएगा, V/I। V का वैल्यू दिया है 100, तो V का वैल्यू 100, करंट का वैल्यू 20 मिली एम्पियर, 10⁻³ ऊपर चला जाएगा, ये कितना हो गया, 5 × 10⁻³ ओम। यूनिट इसकी ओम ही होगी। अगले क्वेश्चन में हमें दिया है कैपेसिटर ऑफ 50 पिकोफैरेड इज कनेक्टेड टू एन AC सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 1 kHz, कैलकुलेट्स इट्स रिएक्टेंस। तो XC पूछा है, XC होता है 1/ωc, ये हो जाएगा 1/2πfc, ये हो जाएगा 1/2πf, फ्रीक्वेंसी 10⁻³ 50 पिकोफैरेड यानी 50 × 10⁻⁻12। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 10⁻⁷ ओम। अगला क्वेश्चन हमारा LR सर्किट का है, R30 है
और सॉरी आरसी सर्किट है और हमें दिया है कि आर का वैल्यू 30 है, सी का वैल्यू 40 है। हमसे पूछा है इम्पीडेंस ऑफ सर्किट, तो इम्पीडेंस ऑफ सर्किट क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, यानी अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर। बट हमें इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ हमें कैपेसिटेंस नहीं दिया है, यहाँ हमें सीधे एक्सी दिया है, तो हम सीधे वैल्यू ही रख देंगे 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर। ये तो बहुत फेमस अंडर रूट है, 50 ओम इम्पिडेंस आ गया। अगले क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, एक्सएल बराबर 50 ओम, एक्सी बराबर 40 ओम, कैलकुलेट इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट इन द गिवन सर्किट। तो ये आपका एलसी सर्किट है। एलसी सर्किट के केस में इम्पिडेंस क्या लिखेंगे, मैंने आपको बताया था एक्सएल माइनस एक्सी, तो ये हो जाएगा 10 ओम। आई का वैल्यू पूछा है, इफेक्टिव वैल्यू मतलब आरएमएस वैल्यू आपसे पूछा गया है। तो आरएमएस वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये निकालेंगे आई नॉट बाय रूट टू से। आई नॉट बाय रूट टू को क्या लिखेंगे, तो 1/√2 आई नॉट को लिखेंगे वी नॉट बाय जेड। वी नॉट का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना है 40, यहाँ लिख रहा है ना इक्वेशन में 40, तो 40 एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज हो गया डिवाइड बाय 2√2, तो आरएमएस वैल्यू आ गई हमारी। सॉरी ये जेड है, मैं राइटिंग जेड, तो जेड का वैल्यू कितना है हमारा, जेड का वैल्यू है 10, तो यहाँ √2 इंटू 10 आएगा। जल्दी जल्दी में अपनी राइटिंग ही नहीं समझ में आती, तो ये कितना हो गया 4/√2 IRMS का वैल्यू। अगले क्वेश्चन में हमसे इम्पिडेंस ऑफ गिवन सर्किट पूछा है। सर्किट क्या है, आपके सब दिए हुए हैं, आर दिया है, एक्सएल दिया है, एक्सी दिया है। एक्सएल और एक्सी दिया है, इसका पता आपको किससे चलेगा, यूनिट देखकर। अगर ओम में यूनिट है यानी आपको एक्सएल एक्सी दिया है, तो इम्पिडेंस क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। एक्सएल माइनस एक्सी करो या एक्सी माइनस एक्सएल, बात एक ही है, पर यहाँ आपको बड़ा दिया है एक्सएल, तो ये हो गया 4 स्क्वायर 9 माइनस 6 का स्क्वायर, 9 माइनस 6 यानी 3, वंस अगेन फेमस अंडर रूट 5 ओम आएगा। इस क्वेश्चन में हमें दिया है कैपेसिटर है, रजिस्टर है और 40 मिली हेनरी का इंडक्टर है, सभी को सीरीज में लगाया यानी एलसीआर सर्किट है। फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज दिया हुआ है। कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर पूछा है, करंट फेज में है वोल्टेज के साथ। फाइंड द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर एंड अमीटर भी हमसे पूछा है। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको दो तरीके से हिंट दिया है, एक तो करंट फेज में बोला है वोल्टेज के साथ, दूसरा आपको यहाँ दिख रहा है कि आपके इंडक्टर के अक्रॉस भी 300 वोल्ट है, कैपेसिटर के अक्रॉस भी 300 वोल्ट है, यानी हो ना हो ये रेजोनेंस की कंडीशन है। और अगर ये रेजोनेंस की कंडीशन है करंट फेज में, तभी हो सकता है एलसीआर में जब रेजोनेंस हो। तो इसका मतलब ये है कि ओमेगा बराबर 1/√LC है, यानी सी बराबर क्या हुआ 1/ओमेगा²L, यानी ये हुआ 2πf का स्क्वायर इंटू एल। फ्रीक्वेंसी दी है, इंडक्टर की वैल्यू दी है, तो सी का वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये आपको कितना मिलेगा 176 माइक्रो फैरेड। ठीक है, इसके बाद हमें कहा है करंट रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर V3। तो देखिए V3 की रीडिंग तो बहुत सिंपल है, 110 वोल्ट होगी। कैसे भाई, एक्सएल माइनस एक्सी, V1 माइनस V2, इधर तो कोई ड्रॉप होगा ही नहीं, याद है आपको एलसीआर सर्किट V3 बराबर V हो गया था, तो रीडिंग यहाँ जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस सारा ड्रॉप हो जाएगा, तो V3 बराबर 110। रही बात आई की, तो आई कितना हो जाएगा V3/R। V3 है 110, R है 220, तो यहाँ से I का वैल्यू कितना आ गया 0.5 एम्पियर। क्वेश्चन में आपको दिया है सर्किट है जिसमें इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस है, 200 वोल्ट का सप्लाई है, AC ड्रॉ करता है करंट 10 एम्पियर का, पावर यूज्ड इन द सर्किट 1500 वॉट है, वॉटलेस करंट पूछा है। तो देखिए सबसे पहले तो हम निकालते हैं पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या होगा, पावर फैक्टर होगा ट्रू पावर। ट्रू पावर कितनी है 1500 वॉट, और अपेरेंट पावर कितनी है, तो यहाँ पे आपकी जो पावर है वो कितनी है 200 इंटू 10। अगर हम पावर की बात करें जो अपेरेंटली है हमारे पास, तो वो तो 210 है, लेकिन यूज़ कितनी हो रही है 1500, तो यहाँ से पावर फैक्टर मिल गया। पावर फैक्टर मिल गया तो आपको क्या चाहिए, आई वॉटलेस करंट चाहिए। वॉटलेस करंट का मतलब आपको क्या चाहिए, आई साइन फाई का वैल्यू चाहिए। तो आपके पास कॉस फाई है, इससे आप साइन फाई बना सकते हो। भाई इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3/4 आएगा, तो आई का वैल्यू 10, साइन को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई, यानी 1 माइनस 3/4 का
होल स्क्वायर। एक बार फिर बता देता हूँ, हमें मालूम है कि वॉटलेस करंट क्या होता है, आई साइन फाई, क्योंकि ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है। इसके लिए हमें पावर फैक्टर की ज़रूरत थी। पावर फैक्टर कैसे निकाला, ट्रू पावर अपॉन अपेरेंट पावर से। यहाँ से हमने आई साइन फाई का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। ये सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 10√7/4। अगर आप सोच रहे हो 10 कहाँ से आया, तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। प्रेस बेल आइकन फॉर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस एंड अपडेट, ताकि टाइमली आपको सभी इंपॉर्टेंट अपलोड्स मिलते रहें। आप हमारा ब्लॉग भी विजिट कर सकते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नहीं बनता blogspot.com, जहाँ पे आपको सभी लेक्चर्स के रिटन फॉर्मेट में जो नोट्स हैं वो अवेलेबल हैं और क्वेश्चंस के सोल्यूशन अवेलेबल हैं। आपको कोई सजेशन है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी यहाँ दिया हुआ है। फेसबुक पेज और इंस्टा पे आप टिप्स ऑफ द डे के लिए ज्वाइन कर सकते हैं।